हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द सम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जिसमें हम लोगों ने वाटर तक रिएक्शन डिस्कस कर लिया था। अभी आगे फर्दर अब डिस्कस करते हैं रिएक्शन ऑफ द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ किस तरीके से मेटल्स और नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने वैसे ये चीज डिस्कस पहले भी कर ली थी कि जो मेटल्स हैं और जो नॉन मेटल्स हैं ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटेलिक ऑक्साइड्स और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। हमें इस बात का पता है कि ये बेसिकली मेटेलिक ऑक्साइड्स और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स को फॉर्म करते हैं। और हमें ये भी पता है जो मेटेलिक ऑक्साइड्स थे वो जनरली हमारे पास एसिडिक इन नेचर थे, और जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स थे वो जनरली मेटेलिक ऑक्साइड देवर बेसिक इन नेचर एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड देवर एसिडिक इन नेचर। हम लोगों ने इस बात की भी डिस्कस कर ली थी। थोड़ा सा डिटेल में इस बार इस टॉपिक को आगे देखते हैं। तो अगर थोड़ा सा डिटेल में इसको आगे देखें तो पहले मेटल्स जो हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटेलिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं, जिसमें मैंने आप लोग को एक एग्जांपल जनरल, बहुत ही जनरल एक एग्जांपल दे दी है, दैट इज कॉपर प्लस ऑक्सीजन दैट गिव्स आउट द कॉपर ऑक्साइड। ये हम लोग को पता है, CuO कॉपर ऑक्साइड। बैलेंसिंग भी हम लोगों ने इसमें कर रखी है। तो अगर हम लोग आगे बात करें, मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, ये बात भी हम लोग को पूरी अच्छे से पता है। क्योंकि अगर मैं मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, अगर हम लोग इस मेटल का रिएक्शन कराते हैं एसिड के साथ, मेटल ऑक्साइड का अगर मैं रिएक्शन कराता हूँ एसिड के साथ, तो हमारे पास सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। सॉल्ट प्लस वाटर बनने का मतलब जो ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। दिस रिएक्शन इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये पूरा रिएक्शन ही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, जिसका मतलब कि अगर मेरे पास यहाँ पे सपोज कोई सॉल्ट है, यहाँ पे सपोज कोई भी एक चीज है जिसको सपोज मैं बेस के साथ, जिसको मैं सपोज एसिड के साथ रिएक्ट करा रहा हूँ, कोई चीज है जिसको एसिड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, और जो यहाँ पे सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म कर रहा है, तो ऑब्वियसली हमें पता है कि यहाँ पे हम क्या चीज रखेंगे, यहाँ पे हम लोग बेस को रखेंगे। अगर यहाँ पे हम लोग बेस को रखेंगे तभी वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और तभी वो सॉल्ट बनाएगा और प्लस में वाटर बनाएगा, और ये दिस इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर हम लोग फर्दर देखें, लेकिन इसमें भी कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, मतलब देयर आर सम एक्सेप्शंस इन मेटल्स, जो बेसिकली क्या क्या एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन है हमारे पास एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक्सेप्शन है और एक जिंक ऑक्साइड की एक्सेप्शन है बच्चों। अगर मैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड की बात करूंगा तो आप तो बोलोगे सर अगर हम लोग इसको एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे क्या ये सॉल्ट और वाटर नहीं बनाएगा? बिल्कुल बनाएगा। ये दोनों ही सॉल्ट और वाटर भी बनाएंगे अगर इनको एसिड के साथ रिएक्ट करा दिया जाएगा। लेकिन अगर मैं इन दोनों को ही मैं किसी बेस के साथ भी रिएक्ट कराऊंगा, अगर मैं इन दोनों को किसी बेस के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो भी ये सॉल्ट प्लस वाटर बनाएंगे। अगर मैं इन दोनों को किसी बेस के साथ रिएक्ट करा देता हूं तो भी इनका जो रिजल्टेंट होएगा, रिजल्टेंट इनका सॉल्ट और वाटर ही होएगा। तो मतलब ये दोनों ही केसेस में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर रहे हैं। ऐसे सॉल्ट्स जो दोनों ही केसेस में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करें, मतलब ऐसे सॉल्ट्स क्या एक्ट करेंगे, ये एसिड की तरीके से भी एक्ट कर सकते हैं और ये बेस के तरीके से भी एक्ट कर सकते हैं। अगर ये एसिड और बेस दोनों के तरीके से एक्ट कर सकते हैं तो ऐसे ऑक्साइड्स को हम लोग बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। मतलब ऐसे ऑक्साइड्स जो बेसिकली दोनों ही तरीके से एक्ट कर सकेंगे, या तो बेस के तरीके से भी और एसिड के तरीके से भी। मतलब सर थोड़ा सा और एक आदि अगर एग्जांपल मिल जाती तो मजा ही आ जाता, तो एग्जांपल से भी समझ के देखते हैं। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। तो मैंने क्या करा, मैंने एल्यूमिनियम ऑक्साइड को एक स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट कराना चाहा। एल्यूमिनियम ऑक्साइड को एक स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा हुआ भाई, मैंने HCl ले लिया। तो जब मैंने इसको HCl से रिएक्ट कराया तो यहाँ पे एल्यूमिनियम क्लोराइड बना, मतलब के सॉल्ट बन गया, और इसने वाटर को तो रिलीज कर दिया। सर बिल्कुल ठीक है जी, ऐसा तो हम लोगों ने पढ़ा ही है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड इस केस में कौन सा एक्ट कर रहा है,
बेसिक नेचर में एक्ट कर रहा है। लेकिन अगर मैं फर्दर देखूंगा तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड को ही जब हम लोगों ने रिएक्ट कराया बेस के साथ, NaOH के साथ, तो उसने जो सॉल्ट बनाया दैट इज सोडियम एल्यूमिनेट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट। आप चाहे लिख भी सकते हो, सोडियम एल्यूमिनेट बोलते हैं इसको, ये सॉल्ट है। और उसने फिर से साथ में क्या रिलीज कर दिया, वाटर को रिलीज कर दिया। और इस केस में जो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड था, इट वाज एक्टिंग एज एसिड, क्योंकि इट रिएक्टेड विद बेस टू फॉर्म एल्यूमिनियम सोडियम एल्यूमिनेट, दैट इज सॉल्ट एंड वाटर। यही बात हुई ना कि अगर मेरे को किसी एक ऐसी चीज को रिएक्ट कराना हो किसी भी एसिड के साथ, तो वो हमारे पास बना सॉल्ट प्लस वाटर। तो उस केस में मैंने यहाँ पे क्या रखा था, यहाँ पे रखी हुई चीज को हम लोग बेस बोलेंगे। अगर इसी तरीके से हम लोग को किसी ऐसी चीज को रखना हो, मतलब किसी ऐसे मतलब एक ऐसी चीज को रखा जिसको मैंने किसी बेस के साथ रिएक्ट कराया, बेस के साथ रिएक्ट करा के वो सॉल्ट प्लस वाटर बनाया उसने, तो जो यहाँ पे चीज रखी हुई है उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, एसिड ही बोलेंगे ना। तभी तो हमारे पास हमारी जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की डेफिनेशन है वो सक्सेसफुल होएगी, या फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होएगा। तो दैट इज वाई ऐसे ऑक्साइड जो दोनों की तरीके से एक्ट करते हैं दैट आर कॉल्ड एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। और उसकी जो एग्जांपल है, या फिर यूं कहें जो हमारे पास एक्सेप्शन है, दैट इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड एज वेल एज जिंक ऑक्साइड। तो आगे मूव करते हैं इसके साथ ही। अगर आगे मूव करूं मैं बेस की तरफ आपको बताऊं, सॉरी, अगर मैं आपको नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स का बताऊं, तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स या तो वो न्यूट्रल होते हैं, ठीक है जी, या वो एसिडिक होते हैं। मतलब वो दोनों की तरीके से नहीं एक्ट करेंगे, या तो वो इटसेल्फ ही न्यूट्रल ही होंगे, मतलब किसी से रिएक्शन नहीं होएगा, है ना, एसिड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं होएगा, वो तो ऑलरेडी न्यूट्रल है, या वो एसिडिक की नेचर में होंगे, ठीक है जी। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर ईदर एसिडिक और न्यूट्रल इन नेचर। तो इसी के साथ हम लोगों ने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया है कि रिएक्शन ऑफ द नॉन मेटल्स विद और रिएक्शन ऑफ द मेटल्स विद ऑक्सीजन। तो इसी तरीके से मेटल्स और नॉन मेटल्स ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं। याद रखना, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। अगर आगे चलें, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद एसिड्स। तो एसिड्स के साथ मेटल्स और नॉन मेटल्स किस तरीके से रिएक्ट करते हैं उसको समझ के देखते हैं। सबसे पहली चीज, अगर मैं मेटल्स की बात करूं तो मेटल्स के केस में हम लोग को एक चीज तो पता है कि जो मेटल्स हैं दे रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ये हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ लिया था कि जो मेटल्स हैं वो जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करता है तब ये मेटल सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। आप याद करो जब हमने जिंक ग्रेनुअल्स डाले थे HCl में, तो इसने हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर दिया था। तो बिल्कुल वैसे ही एक एग्जांपल भी देख लेते हैं कुछ इसकी। अगर कुछ ये रिएक्शन होता है कि मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड दैट गिव्स आउट मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अगर मैं एग्जांपल में देखूं, यहाँ पे मैंने एग्जांपल दे रखी है एक तो सोडियम की और HCl की। मैंने यहाँ पे एग्जांपल ली है सोडियम की और HCl के साथ जब मैंने इसको रिएक्ट कराया तो NaCl जो कॉमन सॉल्ट होता है हमें पता है, और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करा दिया हम लोगों ने। अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूं तो फेरस क्लोराइड बनाया इसने और हमारे पास हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर दिया। आप याद रखना, एक चीज आपको और भी मैं बता देता हूँ, वैसे मैंने पहले भी शायद बताई होगी कि जो Fe2 पॉजिटिव आयन होता है, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए ना क्लोरीन को, तो Fe जो इसने बनाया Fe2 पॉजिटिव, इसको बोलेंगे फेरस, दिस इज फेरस। अगर सपोज यहाँ पे मेरे पास Fe3 पॉजिटिव होता, Fe3 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव का मतलब होएगा अगर यहाँ पे Fe3 पॉजिटिव रिएक्ट करता तो हमारे पास FeCl3 कंपाउंड बनता। तो जो ये होता है दिस इज फेरिक, इसको हम लोग फेरिक बोलते हैं, और जो ये होता है दैट इज फेरस। इसको याद रखना, दिस वन इज फेरस, और अगर 3 वाला होएगा तो दैट इज कॉल्ड एज फेरिक। तो आगे चलते हैं। तो इसमें भी हम लोगों ने सेम यही चीज करी, जो फेरस था उसको हम लोगों ने HCl से रिएक्ट कराया,
फेरस क्लोराइड बना और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई है। इस हाइड्रोजन गैस को डिटेक्ट करने का भी मैं आपको वे बताऊंगा कि इसको हमें पता कैसे चलेगा कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, लेकिन फर्दर आपको आगे डिस्कस करेंगे। तो आगे चलते हैं अभी। लेकिन एक राजा एसिड आ जाता है, इसको हम लोग राजा बोल देते हैं एक तरीके से। क्यों इसको राजा क्यों बोलते हैं भाई? क्योंकि ये नाइट्रिक एसिड, अगर एक एसिड की बात करूं मैं, नाइट्रिक एसिड, ये सब तकरीबन सभी मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है। इट रिएक्ट्स विद द मोस्ट ऑफ द मेटल्स, बट जो इसके प्रोडक्ट्स होते हैं, मतलब जो इसके रिजल्टेंट प्रोडक्ट्स होते हैं, प्रोडक्ट्स में बहुत सारा डिफरेंसेस होते हैं। प्रोडक्ट्स में डिफरेंसेस कैसे होते हैं? ये H2 गैस रिलीज नहीं करता। HNO3 कभी भी H2 गैस रिलीज नहीं करता। क्यों नहीं रिलीज करता? क्योंकि इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाइट्रिक एसिड एक टिपिकल एसिड के तरीके से एक्ट करता है, लेकिन इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसकी वजह से ये H2 को ऑक्सीडाइज कर देता है और H2 ऑक्सीडाइज करके ये बना देता है H2O, मतलब ये वाटर को रिलीज कर देता है। इसमें H2 को ऑक्सीडाइज करके ये वाटर को फॉर्म कर देता है। तो ये जनरली सबसे डिफरेंट एसिड इसलिए है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये H2 को ऑक्सीडाइज कर देता है। ऑक्सीडाइज करने की वजह से H2 H2O में चेंज हो जाता है, वो वाटर में चेंज हो जाता है। मतलब ये हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं कर सकता नाइट्रिक एसिड। लेकिन भाई एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। तो भाई मैंगनीज और मैग्नीशियम ऐसे दो मेटल्स हैं, मैंगनीज और मैग्नीशियम जो ऐसे मेटल्स हैं जो बोले भाई नाइट्रिक एसिड, अगर तू शेर है तो भाई मैं सवा शेर हूं, अगर तू शेर है तो मैं सवा शेर हूं। क्यों? क्योंकि भाई ये ऐसे दो मेटल्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ HNO3 के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसे अगर ये राजा है तो ये राजाओं का भी राजे हैं, मैग्नीशियम और मैंगनीज। ये सिर्फ ऐसे दो मेटल्स हैं जो HNO3 के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम नाइट्रेट और इसने क्या रिलीज कर दी? हाइड्रोजन गैस। सिर्फ यही दो ऐसे मेटल्स हैं जो हाइड्रोजन गैस इनसे नाइट्रिक एसिड से रिलीज करा सकते हैं। बाकी सभी मेटल्स के साथ जब ये रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करने के बाद ये बेसिकली H2O वाटर को ही रिलीज करेगा, क्योंकि इट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये काफी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसकी वजह से ये वाटर को ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक है जी। अगर हम लोग आगे मूव करें, बात करते हैं कुछ नॉन मेटल्स की। अगर मैं बात करूं नॉन मेटल्स की, नॉन मेटल्स बेसिकली क्यों नहीं बेसिकली नॉन मेटल्स की अगर बात करें तो नॉन मेटल्स दे डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स। नॉन मेटल्स एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते। अगर नहीं करते तो सर क्यों नहीं करते? क्यों वो एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते? तो अगर मैं नॉन मेटल्स की बात करूं, नॉन मेटल्स दे डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट अ सब्सटेंस अंडरगोइंग अ रिएक्शन विद एसिड्स डोनेट्स इट्स इलेक्ट्रॉन टू H पॉजिटिव आयंस टू प्रोड्यूस्ड बाय एसिड्स। कहने का अर्थ ये है कि भाई जो मेटल्स हैं, मेटल्स क्या करते हैं? मेटल्स जो अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स H पॉजिटिव को डोनेट करते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टू द H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस्ड बाय एसिड्स। जो H पॉजिटिव आयन है उसने तो जो एसिड ने प्रोड्यूस करा, और जो मेटल है, मेटल ने इसको अपने कुछ इलेक्ट्रॉन्स दिए, क्योंकि मेटल तो डोनर था, तभी इसने हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर दिया। ठीक है ना, नहीं तो H पॉजिटिव तो अकेला तो गैस तो नहीं फॉर्म कर सकता था ना, इसको कुछ इलेक्ट्रॉन्स मिले जिसकी वजह से इसने H पॉजिटिव को, जो पॉजिटिव था, एक इलेक्ट्रॉन कम था इसके पास, तो एक इलेक्ट्रॉन मेटल ने इसको दे दिया। मेटल ने दे दिया जब इसको एक इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद ये अकेला H बन गया। अब मेरी बात दोबारा से समझो, क्या हुआ? जब हम लोग एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, डाइल्यूट एसिड को जब हम लोग वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं, तो एसिड क्या करता है? वो H पॉजिटिव आयन देता है, हमें पता है वो H पॉजिटिव आयन देता है। तो जो मेटल है, मेटल तो डोनर है, मेटल डोनर है। तो अभी अगर मैं सोडियम की बात करूं, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है,
तो सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में जो एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास पड़ा हुआ है सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में, तो उस एक इलेक्ट्रॉन ने क्या करा, वो एक इलेक्ट्रॉन चला गया इसके पास। अभी इलेक्ट्रॉन पे एक नेगेटिव चार्ज, एक नेगेटिव ने एक पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर दिया, या फिर यूं कहो हाइड्रोजन ने जब एक गेन करा तो उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आएगा, एक पॉजिटिव पहले था, तो बचा क्या, अकेला H। तो ये एक H दूसरे H के साथ कंबाइन करके H2 गैस बना देता है, तो जो कि हवा में रिलीज हो जाती है। लेकिन अगर मैं नॉन मेटल्स के केस में देखूं, नॉन मेटल्स के केस में नॉन मेटल्स आर एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नॉन मेटल्स आर एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, वो डोनेट नहीं कर सकते। अगर वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट नहीं कर सकते तो हाइड्रोजन गैस तो रिलीज नहीं हो सकती। अगर हाइड्रोजन गैस नहीं रिलीज हो सकती, दैट मीन्स दैट इज व्हाई नॉन मेटल्स दे डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स। इसी कारण नॉन मेटल्स एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। उसके अलावा एक और चीज आपके साथ डिस्कस करनी थी। अगर मैं इस रिएक्शन को जरा ध्यान से देखूं तो Na ने क्या करा, HCl है, तो Na ने एक तरीके से HCl में से H को डिस्प्लेस कर दिया, H को एक तरीके से डिस्प्लेस कर दिया ना, एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही हुआ। जब Na ने HCl को Na ने HCl में से H को डिस्प्लेस कर दिया और उसकी कुछ जगह ले ली, तो एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही हुआ। सेम ही इस केस में भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही हुआ, ठीक है ना, सेम ही इस केस में भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ, तो एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो सर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है तो आप बता क्यों रहे हो, मैं इसीलिए आपको बता रहा हूं कि जो इस रिएक्टिविटी सीरीज में, आप याद करो हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जनरली रिएक्टिविटी सीरीज की बात करते थे कि भाई जो लेस रिएक्टिव मेटल है उसको मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस करेगा, है ना। तो जो इसमें तो हाइड्रोजन की बात हो रही है, तो हाइड्रोजन को जो हम रखते हैं, हाइड्रोजन को सर कहाँ पे, फिर हाइड्रोजन को भी रिएक्टिविटी सीरीज में तो सर रखना पड़ेगा। हाइड्रोजन को हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज में लेड के बाद प्लेस करते हैं। मतलब हाइड्रोजन को अगर मैं प्लेस करना चाहूं रिएक्टिविटी सीरीज में, तो मैं हाइड्रोजन को लेड के बाद प्लेस करूंगा। तो अगर कल को मेरे पास कुछ ये रिएक्शन आ जाए, Cu प्लस में हमारे पास एक रिएक्शन आ जाए, Cu प्लस में बोल दे कोई HCl, तो Cu प्लस में HCl, तो मैंने देखा कि भाई कॉपर दैट इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, कॉपर तो कम रिएक्टिव हुआ हाइड्रोजन के कंपैरेटिवली, क्योंकि हमने हाइड्रोजन को कहाँ पे रखा, लेड के बाद रखा। तो इसमें जो रिएक्शन होएगा वो टेक प्लेस ही नहीं करेगा, नो रिएक्शन। इसमें आंसर क्या होगा, नो रिएक्शन। क्यों, इस कारण नो रिएक्शन क्योंकि हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो आप याद रखना जो हाइड्रोजन है वो लेड के बाद रखा जाता है रिएक्टिविटी सीरीज में। ये एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही हुआ। हालांकि हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल, हाइड्रोजन इज नॉट अ मेटल, हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल, लेकिन अगर रिएक्टिविटी सीरीज की बात करूं, रिएक्टिविटी सीरीज में इट इज प्लेस्ड आफ्टर लेड, आफ्टर लेड इट इज प्लेस्ड। तो इसका मतलब हम लोग को रिएक्शन लिखते समय थोड़ा ध्यान से लिखना पड़ेगा। हम लोग कॉपर को कभी भी HCl के साथ रिएक्ट करा के नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा सर, क्योंकि जो हाइड्रोजन है इट इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। एक बात इसको ध्यान में रखना कि जो रिएक्टिविटी सीरीज में जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इज प्लेस्ड आफ्टर लेड, हाइड्रोजन को लेड के बाद प्लेस करा जाता है। तो ये कुछ रिएक्शन थे मेटल्स और नॉन मेटल्स के एसिड्स के साथ, ठीक है। नॉन मेटल्स दे डू नॉट रिएक्ट बट मेटल्स दे रिएक्ट विद एसिड्स, और उसका जो रिएक्शन है मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड दैट इज मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं। मैंने एक चीज आप ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पे डाइल्यूट एसिड मेंशन करा है। डाइल्यूट एसिड का मतलब एसिड को जब वाटर में डिसॉल्व करा हुआ है तो उसने H पॉजिटिव आयंस दिए हुए हैं, तभी मेटल ने रिएक्ट करा। ध्यान से इस बात का ध्यान रखना, याद रखना। तो एक एक्टिविटी थी, ठीक है जी, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में करी थी उसको रिकॉल कर रहा हूँ फटाफट से। क्या करा था हम लोगों ने, ये एसिड लिया था, एक ट्राइपॉड स्टैंड है, हम लोगों ने यहाँ पे HCl लिया हुआ है, इसमें जिंक ग्रेनुअल्स डाले हुए हैं, तो जिंक ने HCl के साथ रिएक्ट कर लिया है।
तो रिएक्ट करके गैस रिलीज हुई, गैस को हम लोगों ने सोप सॉल्यूशन में से पास कराया, तो यहाँ पे ये बबल्स इस तरीके से इवेपोरेट हो रहे थे। तो मैं इसके पास बर्निंग कैंडल लेके आया। जब मैंने बर्निंग कैंडल लेके आया तो बर्निंग कैंडल बर्न्स विद पॉप साउंड, ये पॉप साउंड के साथ पहले बर्न करती है फिर बंद हो जाती है, क्योंकि पटाखा सा चलता है ना एक तरीके से, तो पॉप करके ये बंद हो जाती है पॉप साउंड के साथ, क्योंकि हाइड्रोजन इज अ फ्यूल, हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू बहुत हाई होती है, एक तरीके से ये फ्लेमेबल गैस होती है हाइड्रोजन गैस। इट इज मतलब कि एक तरीके से ये काफी इनफ्लेमेबल, मतलब काफी ज्यादा, अगर हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू काफी ज्यादा हाई होती है, अगर ये इसको आग लग जाए तो बहुत ज्यादा ये नुकसान भी कर सकती है, जो अगर किसी हाइड्रोजन के कंटेनर को आग लग जाए। तो इसलिए मैं आपको बस यही डिस्कस कर रहा था कि इसका जो हाइड्रोजन को टेस्ट करने का तरीका है, हाइड्रोजन को टेस्ट करने का तरीका यही है कि बर्निंग मैच स्टिक या फिर बर्निंग कैंडल को इसके पास में लेके आया जाए, तो ये पॉप साउंड के साथ बर्न करेगी। तो इसको सोप सॉल्यूशन से पास कराया हम लोगों ने बबल्स को देखने के लिए, ठीक है जी। खैर, तो इसी के साथ बेसिकली चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट है हमारा, ठीक है जी। जस्ट वी हैव टू डिस्कस वन थिंग कि मेटल्स का रिएक्शन, हम लोग को एक ही चीज डिस्कस करनी बाकी है कि मेटल्स, हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दे रिएक्ट विद ईच अदर, कि मेटल एक नॉन मेटल से किस तरीके से रिएक्ट करता है। हम लोग को बस यही चीज देखनी बाकी है, बाकी सब रिएक्शन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं कि मेटल रिएक्ट विद नॉन मेटल, जो कि वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। इस साल हम लोग को 2020 में बेसिकली हम लोग को एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल्स एक टॉपिक था। एक्सट्रैक्शन हम लोग को नहीं डिस्कस करनी है क्योंकि हमारे सिलेबस से एक्सट्रैक्शन कटा दी गई है, ठीक है जी। लेकिन देयर वुड बी एन एक्स्ट्रा लेक्चर फॉर द एक्सट्रैक्शन, अगर आपको ठीक लगेगा आप देख